हर वक्त धरने के अंदर आवाम हो। इन्होंने लोगों को गोलियां मारी, हमारे सैकड़ों लोग शहीद कर दिए गए, सैकड़ों लोगों को इस वक्त गोलियां लगी हुई हैं, बाकी जख्मी हैं, उनका टैकला भी आ रहा है। ये धरना एक तहरीक है, वो खान साहब की कॉल तक ये धरना जारी रहेगा। अली अमीन गंडापुर को आज के बाद पग नहीं पहननी चाहिए। भगौड़ा दूसरी तरफ भागा है डी चौक से अपने वर्करों को छोड़ के, इस वजह से कि गिरफ्तारी ना हो। मैं सख्ती से तरदीद करता हूँ, जो ये लाशें गिरने की बात कर रहे हैं सबूत दें उसका। जो 150 पुलिस वाला जख्मी है, जो 4 रेंजर्स के एहलकार शहीद हुए हैं, जो 2 पुलिस के एहलकार शहीद हुए हैं, जो आपके लोग असला चलाते देखे गए हैं, इन तमाम लोगों के हवाले से आपके पास क्या जस्टिफिकेशन है? रेंजर्स के और पुलिस के कोई लोग शहीद हुए, उसकी इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए। एक सूबे के वजीर आला को वफाकी दारुल हुकूमत वहाँ से जो ये अपने सूबे में खुद आ रहे थे, इन पे कातलाना हमला हुआ। बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ जो कातलाना हमला हुआ मुख्तलिफ जगहों पे हुआ, हम पे डायरेक्ट फायरिंग की गई, उसकी शदीद अल्फाज में हम लोग मुज़म्मत करते हैं। प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि जी 33 लाशें एक हॉस्पिटल में हैं, तो नहीं कितनी लाशें एक हॉस्पिटल में हैं। इनके लोग सुबह से हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं कि वो डेड बॉडीज ढूंढ लें, कल भी चेक कर लें। भाई मुझे बता दो कि कौन सा बंदा आपका मरा है। हर मोबाइल में उसमें फुटेज बना रहे थे, कहीं एक फायरिंग की फुटेज बता दो, कुछ तो बता दें। अभी तक कोई नाम या कुछ नहीं बता सके। 31 दिसंबर के बाद कोई अफगान शहरी NOC के बगैर इस्लामाबाद में नहीं रह सकेगा। जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं इस्लामाबाद में, शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। इतने बड़े इंतजाम के बावजूद फिर ये डी चौक तक पहुँचे कैसे? या इसी वकूए के लिए उनको रास्ता दिया गया ताकि इस तरह की से खूनरेजी हो? इलेक्शन आइन के तहत हो, अवाम की राय, हकीकी राय सामने आए। इसमें एस्टेब्लिशमेंट को क्या हक हासिल है कि वो मैनेज करे कि हमारी मर्जी की हुकूमत आए। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूँ आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरना था। 24 नवंबर को यह एहतजाज शुरू हुआ था। गुज़िश्ता रात जो पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन था उसकी वजह से ये इख्तिताम को पहुंचा। जब यह एहतजाज ख़त्म हुआ तो उसके फ़ौरन बाद बताया गया कि वफाकी हुकूमत ने जो सारा वो एरिया था जिना एवेन्यू का, रेड जोन का, उसमें सफाई शुरू कर दी। वहाँ कचरा मौजूद था, गाड़ियाँ मौजूद थीं जो डैमेज हो चुकी थीं, जल चुकी थीं, उन सब को भी वहाँ से हटाया गया। रात भर का जो ये ऑपरेशन था, शहर के मुख्तलिफ़ हिस्से में रहने वाले जो थे वो ये कहते रहे कि वहाँ से आंसू गैस और फायरिंग की आवाज़ें जो है वो आती रही हैं। उसके बाद धरने के मुजाहिरीन इधर उधर हो गए और ये भी मालूम हुआ कि जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं अली अमीन गंडापुर साहब और इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी जो रैली में मौजूद थे वो वहाँ से भागने में कामयाब हो गए और जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब समेत वो मानसेरा तक पहुँचे। वहाँ आज अली अमीन गंडापुर साहब और उमर अयूब साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जो हमें लाइव भी दिखाई गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये दावा कर रही है कि तशद्दुद हुआ है, फायरिंग की गई है और मुतअद्दिद हलाकतें जो हैं उनके वर्कर्स की वो हुई हैं, मगर हुकूमत का कहना ये है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़याल में या उनका ये दावा है कि उनके वर्कर्स जो हैं वो हलाक हुए हैं तो उनके नाम बताएं। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की मोहसिन नकवी साहब ने एक से ज़्यादा मरतबा, और आज जब उन्होंने बात की तो उन्होंने यही कहा कि PTI की तरफ से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सहाफ़ी ख़ुद मौजूद थे, अगर कोई गोली चलती तो सारी दुनिया में इसका शोर मच जाता। उन्होंने कहा कि पुलिस एहलकारों को तो असला ही नहीं दिया गया था, उनके हाथ में तो सिर्फ डंडे थे। ये बकौल उनके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात की जा रही है ये सब प्रोपेगेंडा है। उन्होंने कहा कि एक भी किसी कारकुन का ये नाम नहीं बता सकते जो ये लाशों का जिक्र कर रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत ने यह भी दावा किया है कि ये जो एहतजाज था इसमें अफ़गान बाशिंदे शामिल थे। चीफ कमिश्नर जो हैं मोहम्मद अली रंधावा साहब, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके साथ IG इस्लामाबाद नासिर रिजवी साहब जो थे वो मौजूद थे। दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि गैर मुल्की जो हैं वो इस मुजाहरे में शामिल थे। उन्होंने ये भी कहा कि अफ़गानिस्तान के 37 जो शहरी हैं वो गिरफ़्तार किए गए हैं और ये भी कि आने वाले दिनों में NOC के बगैर किसी अफ़गान शहरी को इस्लामाबाद आने की इजाज़त नहीं होगी।
ये भी कहा कि तकरीबन 1000 के करीब 9.5 के करीब जो अफराद हैं उनको गिरफ़्तार किया गया है पिछले 3 दिनों में। अली अमीन गंडापुर साहब ने दूसरी तरफ मानसेरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि हमारे बहुत से कारकुन जो हैं वो शहीद कर दिए गए हैं, उनको गोलियां मारी गई। उन्होंने कहा कि बहुत से और जो हैं वो ज़ख्मी भी हैं। तफसील उन्होंने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता जब हम इकट्ठी करेंगे तो हम बताएंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि धरना हम कॉल ऑफ नहीं कर रहे, ये एक तहरीक है जो जारी रहेगी। जमीयत उलमा इस्लाम के जो रहनुमा हैं मौलाना फजल रहमान साहब, उन्होंने भी बयान दिया इस सारे मामले पे और कहा कि ये जो है इलेक्शंस के हवाले से जो मसाइल पैदा हुए ये उसके साथ ही उन्होंने इसको लिंक किया। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये रोकना ही था और अगर रोकना नहीं था क्यों नहीं रोका गया बकौल उनके इस एहतजाज करने वालों को, और ये कैसे हुआ कि उनको डी चौक तक आने की इजाज़त हुई और उसके बाद वहाँ क्या उनको सिर्फ वहाँ खून रेज़ी के लिए ही आने की इजाज़त दी गई थी। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज मौजूद है बिलाल अज़हर कियानी साहब, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, और हमें ज्वाइन किया है सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी बिलाल साहब, ये सर अफ़गान किधर से बीच में आ गए और एहतजाज को कोई और तरीका नहीं था सर हैंडल करने का? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरिफा साहिबा बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए सवाल अच्छा है कि अफ़गान कहाँ से आ गए, और ये बिल्कुल जायज़ सवाल है और यही सवाल हम भी पूछ रहे हैं कि क्यों सिर्फ इस दफ़ा नहीं पिछली दफ़ा भी इनके एहतजाजों में अफ़गान नेशनल्स आते हैं। आज जो IG ने और कमिश्नर इस्लामाबाद ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें हवाला दिया कि 37 अफ़गान नेशनल्स गिरफ़्तार किए गए, जिसमें से 19 सिर्फ गुज़िश्ता रोज़ किए गए, और साथ ही साथ असलहा तकरीबन 39 वेपन्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म की जो कि बरामद की गई हैं फ्राम दीज प्रोटेस्ट्स जो कि मिली हैं इस ऑपरेशन के नतीजे में। तो ये सवाल बिल्कुल ठीक है। देखिए दूसरी बात ये है कि एक तो कहाँ गए वो लोग जिन्होंने कहा था कि हम कफन बांध लें और अब हम नहीं उठेंगे जब तक खान नहीं रिहा होते, और फिर आके लोगों को उकसा के लोगों को आगे ढाल बनाकर खुद रात को भाग गए। और तीसरी बात यह है कि देखिए ये बदकिस्मती है, ये ओवरऑल जो पिछले चंद दिनों में हुआ है, इवेंचुअली चलें जो उन्होंने खोदा पहाड़ निकला चूहा और इन्होंने जो बात की थी उस पर खड़े नहीं हो सके, मगर ओवरऑल जो नुकसान हुआ है पिछले चंद दिनों में वो कौम का ही हुआ है जी। ये सारा कुछ ना होता तो बेहतर था, यही हम पहले दिन से कह रहे थे, मगर उम्मीद है कि अब ये होश के नाखून लेंगे। और देखिए जहाँ तक आपके सवाल की बात है, बिल्कुल रियासत को जो काम करने की ज़रूरत थी टू प्रिजर्व लॉ एंड ऑर्डर, टू प्रिजर्व लाइफ प्रॉपर्टी, वो उसने काम किया। नहीं होना चाहिए था कि इस्लामाबाद तक आते, मगर वो आए। मगर गिवन द सर्कमस्टांसेस मैं दाद देना चाहूँगा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को जिन्होंने, और ख़ास तौर पर उन शुहदा को जो कि रेंजर्स के और पुलिस के शहीद हुए हैं, उन एहलकारों को पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ बशमूल रेंजर्स जो कि ज़ख्मी हुए और दीगर और जिन्होंने अपनी फ़राइज़ सर अंजाम दिए, और उन्होंने रिस्ट्रेंट का भी मुजाहरा किया मगर साथ ही साथ रिट ऑफ स्टेट भी इस्टेब्लिश की। तो बहरहाल जी मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ये होश के नाखून लेंगे, और आज ये जिस तरह की अहमकाना बातें अली अमीन गंडापुर साहब अब कर रहे थे रात को भागने के बाद, उन बीबी समेत जो कल रात बड़े बड़े दावे कर रही थी, उम्मीद है कि अब फाइनली शायद सैनिटी विल प्रिवेल। जी सेनेटर साहब, आप लोग अफगान शहरी लेके आए सर, और लॉ एंड ऑर्डर जी थी वो इतनी ख़राब कर दी कि ऑपरेशन करना पड़ा हुकूमत को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्तईन। देखिए अगर वहाँ पे कोई अफ़गान महाजरीन जो उधर आए थे उन लोगों ने कोई प्रोटेस्ट किया, मैं उसको डिफेंड नहीं कर सकता और ना करूँगा। ठीक है, वो किस लिहाज से आए, लाए गए या ख़ुद बीच में आ गए, आपको पता होता है लोग आ रहे होते हैं बीच में बिठा देते कर लेते हैं। नोइंगली अगर कोई लेकर आए तो गलत किया है, अननोइंगली आ गए तो इट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं कहता हूँ सारे कर लो। हम वहाँ पे ID कार्ड चेक कोई नहीं करता होता कि कौन है क्या नहीं है, और उनमें से कितने लोग हैं अफगानिस्तान के, उनकी 2-2, 3-3 नस्लें यहाँ से बैठी हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, आई विल नॉट जस्टिफाई दैट थिंग। मैं अलबत्ता एक बात कहूँगा, ये 4 कुल है, मैं इसके ऊपर हाथ रख के कहता हूँ कि यहाँ पर फायरिंग हुई थी। आपके जितने लोग वहाँ थे सब सुन रहे थे कि फायरिंग हुई थी। ये वो लोग थे नहीं जो आंसू गैस से भागे, ये आंसू गैस से भागने वाली कौम ही नहीं है। और ये भागे इसलिए थे कि इनके पास अपने पास असला नहीं था।
अगर इनके पास अपने पास असला होता तो ये तब भी भागने वाली कौम नहीं है। अगर असला हो, ये भागने वाली कौम नहीं है। ये पुरअमन एहतजाज करे थे और उसकी वजह यह है कि जब मैं उधर गया था वहां पे चंद एक लोग दरमियान में दरख्त जला रहे थे। मैंने उनको मना किया, मैंने कहा यह तरीका ठीक नहीं है, ये हमारे ही मुल्क के दरख्त हैं। आप लोगों ने अगर आंसू गैस से बचाने की करने, आप नीचे झाड़ियां जलाओ, दरख्त नहीं जलाओ। और उन्होंने कहा ठीक है, और मैं यहां मानता हूं कि हमारे लीडरशिप की गलती थी, वो बीच में थे नहीं, वो थे लेकिन पीछे करके अपनी गाड़ियों में या जहां भी बैठे हुए थे वो दरमियान में नहीं थे। उसकी भी मैं मजम्मत करता हूं कि हमारी लीडरशिप को वहां होनी चाहिए थी। मैं वहां था, जो लोग गलत कर रहे थे मैंने उनको रोका। मैंने उनको कहा कि हमारे ऊपर ये फर्ज है कि हमारे लीडर ने कहा था कि हमने पुरअमन रहना है, हमने कोई चीज तोड़नी नहीं है। वहां पे एक, और ये सब कुछ जिस वक्त हो रहा था वहां पे एक रिपोर्टर था, वो मेरी चीजों को रिकॉर्ड भी कर रहा था, उसने ये चीज की। तो हमारी लीडरशिप को वहां होना चाहिए था। जब गोलियां चली हैं उससे पहले 9 बजे से पहले तकरीबन 7:30-8 बजे पुलिस और रेंजर्स, और ये कहते हैं पुलिस के पास वेपन्स नहीं थे, पुलिस के पास वेपन्स थी। सर अगर आप इजाजत दें तो इनसे पूछ लें कि मैं देखा है, मैं अपनी आंखों की बात कर रहा हूं, मैंने देखा है। अच्छा, उसके बाद 3 तरफ से इन लोगों ने वहां पे किया, और जो फायरिंग हुई है वो अपनी जगह पे हुई है। सब लोगों ने, जो वहां के रिहाइश पजीर लोग हैं, सब ने सुनी है। जो वहां पे थे, अगर वो कहते हैं कि झूठ बोल रहे, वो झूठ बोल रहे। नंबर 2, जब ये सब कुछ होना शुरू हुआ, अंधेरा शुरू हुआ है, तो सबसे पहले आंसू गैस से मैं ये जरूर मानता हूं कि जो चाइना चौक पे लोग थे वो चाइना चौक से हट के वो उधर चले गए जहां पे कलसूम प्लाजा है, उस जगह पे चले गए। कलसूम प्लाजा और उसके दरमियान में ये जो एंड वाला है, ये जो पुल है जहां पे सेंटोरस है, उस पुल से पहले, इसके दरमियान में अली अमीन गंडापुर और ये सारे लोग एक गाड़ी में थे और उस जगह पे थे। अच्छा, लोग यहाँ से जाना शुरू हो गए थे आहिस्ता आहिस्ता। क्यों? लोगों को ये समझ आ गई थी कि ऑपरेशन शुरू होने वाला। जब आके लोग कहते कि हम कहेंगे शूट टू किल, देयर वाज एन अंडरस्टैंडिंग कि ये होने वाला है। आपने भी वो विजुअल देखे, मैंने भी वो विजुअल देखे। सही कर रहा है, गलत कर रहा है, एक आदमी कंटेनर के ऊपर, दूसरे कंटेनर के ऊपर बैठ के नमाज पढ़ रहा है, और जब वो नमाज पढ़ रहा था, वो बैठा हुआ था, उसको वहाँ पे लॉ एंड वो ऑर्डर वाले जो लोग थे, वो पुलिस वाले थे या आर्मी वाले थे, मैंने नहीं देखा, मुझे समझ नहीं आया कि वो कौन थे। उनके ड्रेस से पुलिस वाले लग रहे थे। उन्होंने उसको वहाँ से नीचे गिराया। ये आपने भी देखा, ये मैंने भी देखा, ये बिलाल ने भी देखा है। ठीक है, सब चीजें देखा हुआ इसने, मैं आई कैन अश्योर यू देखा हुआ है। नंबर 2, मैंने वो विजुअल भी देखे जब पीटीआई के लोग उस कंटेनर में चढ़े थे, वहां पे आर्मी वाले थे, उनके साथ गले मिले, हाथ मिले। ये गरीदा फारूकी ने ट्वीट किया है। अच्छा सर, अब उनसे जवाब ले लेने दे। सर, आपने वहां फायरिंग हुई? जी देखिए, मोहसिन नकवी साहब ने आज उसके हवाले से बड़ी क्लियर बात की है कि पुलिस आर्म नहीं थी, कोई फायरिंग पुलिस की तरफ से नहीं हुई। और उन्होंने कहा कि अगर आपके पास कोई वीडियो है इस हवाले से, ये तो टिकटॉक सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया ज़्यादा है, बातें कम है, वहाँ पे हर बंदे के हाथ में कैमरा। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई चीज़ है तो आप सामने पेश करें। मगर एक चीज़ मैं आपको वसूख से बता सकता हूँ जो कल डी चौक पर और ब्लू एरिया पर हुई है कि मीडिया घरों के अंदर जाके तोड़फोड़ की है पीटीआई के लोगों ने। जियो न्यूज़, एक न्यूज़ और समा के अंदर भी घुसे थे। कम से कम एक सहाफ़ी की तो मैंने ट्वीट भी देखी, कुरतुल्लाह शराजी साहिबा, कि उन्होंने कहा कि प्रेस की जैकेट पहनने के बावजूद पीटीआई के लोगों ने बाकायदा उन्हें डंडों का जिक्र किया कि उनको भी धक्के दिए गए, मारा गया। तो देखिए, बाकी आज पुलिस ने वाज़े तौर पे बताया कि जदीद टेयर गैस, ऐसी इक्विपमेंट जो इस्लामाबाद पुलिस के पास मौजूद नहीं थी, वो मुजाहिरीन के पास मौजूद थी। अफगान नेशनल्स का ऑलरेडी जिक्र हो गया। और इस सब के बैकड्रॉप में एक ऐसा CMKP जो कि कुरम के अंदर आग लगी हुई है, खैबर पख्तूनख्वा में आग लगी हुई है, गुज़िश्ता हफ्ते शहीद हुए हैं, जवान भी शहीद हुए हैं, सिविलियन शहीद हुए हैं, और आज भी वहाँ पे हालात कशीद हैं। और वो शख्स ये सारी रियासती मशीनरी उठा के, ये सारे जत्थे उठा के इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई करके पहुँच गए। फिर आगे आपने देखा सर फायरिंग हुई कि नहीं, मैंने आपको बता दी, तीसरी दफ़ा पूछ लें। मोहसिन नकवी साहब की शॉट आपने चलाई, उन्होंने कहा नहीं हुई। आपने मुझसे पूछा, मैंने उनका हवाला दिया, नहीं हुई। और मैं उनकी बात दोहराऊंगा कि अगर कोई वीडियो एविडेंस है तो आप बिल्कुल पेश करें। मगर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि कहां पे के लोग देखिए जो वहां रह रहे हैं, देखिए मेरी गुजारिश ये है, नहीं आप कोई है एविडेंस? मुझे तो ये पता है जी कि लाशें गिरी हैं तो जवानों की गिरी हैं। मुझे तो ये पता है कि अगर कल जनाजे उठाए गए हैं तो 3 रेंजर्स के जवानों के उठाए गए। कोई प्रोटेस्टर नहीं मरा? नहीं जी, मेरे इल्म में तो नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है। मगर देखिए, बात ये है अरफा साहिबा कि अगर आप सर वो जो मुझे गुजारिश कर, मतलब कि आप मुझे तसलसल सुनने सारी। जी, फरमाइए सर, बिल्कुल फरमाइए। क्यों ऐसा है कि
मतलब कि ये PTI के ही एहतजाजों पर ये जवान हमारे शहीद होने हैं। अगर आप कुरम के अंदर आग नहीं बुझा सकते, अगर आप किसी भी उस जवान के जनाजे पे नहीं जा सकते जो दहशतगर्दी में हलाक होता है और उसके लिए ताज़ियत नहीं कर सकते, उसके घर जाके फातिहा नहीं पढ़ सकते, तो आप कम अज़ कम आप ये तो ना करें कि आप आके अब जवानों को ही अपने एहतजाजों में आके खुद शहीद करना शुरू कर दें। तो देखिए बाकायदा इनकी, अब मैं उम्मीद करता हूँ, मैं बंदा उम्मीद ही कर सकता है कि अभी होश के नाखुन लेंगे। आज भी अली अमीन गंडापुर साहब मानसरा में बैठे हैं, अभी होश के नाखुन लेके वापस जाएं, लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग करें। और बाकी देखिए पुलिस ने रिस्ट्रेंट दिखाया, जो लाशें आपके सामने गिरी हैं वो तो जवानों की गिरी और इनके एहतजाज के नतीजे में गिरी हैं। मेरी समझ से बाहर है। मैं फिर भी खैर बहरहाल कहता हूं कि कहां पे है वो कफन जो बांध के आना था, जो बुशरा बीबी जिनको बैरिस्टर सैफ कल KP हुकूमत के तर्जुमान हैं, इमरान खान से परसों मिल के आए, उनकी ये स्टेटमेंट है कि इमरान खान आमादा हो गए कि संगजानी में बैठ जाते हैं। बुशरा बीबी ने कहा नहीं, हमने आगे बढ़ना है। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। सर, वैसे ये क्या मामला है? आपकी पार्टी में बहुत लड़ाई चल रही है, क्या चक्कर है? क्या आई मीन अब इट सीम्स एज इफ द पार्टी इज ब्लेमिंग बुशरा साहिबा फॉर दिस फियास्को। देखिए आई डोंट नो बिकॉज आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दैट डिसीजन मेकिंग, लेकिन इट इज अनफॉर्चुनेट अगर ये है। What is unfortunate, sir? The blame game or the fact that the decision was made? देखिए डिसीजन जब होते ना, फर्ज करें अगर मैं बुशरा बीबी की बात नहीं मानता, ठीक है, या मैं वो एक डिसाइड कर रही और मैं कह रहा हूँ कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, देन आई शुड नॉट गो फॉरवर्ड विद हर। इफ आई डू नॉट एग्री विद समथिंग आई शुड हैव स्टॉप देयर कि भाई मैं इससे आगे नहीं जा सकता, मेरे लीडर ने मुझे कहा ये करो, मैं इससे आगे नहीं जा सकता, आपने लेकर चलना है, आप लेकर चलो करो, मैं ये करूंगा। लेकिन जब आप उनके साथ चलने शुरू हो जाते हो तो दैट मीन्स यू आर अ पार्ट ऑफ अ डिसीजन मेकिंग। इन प्रिंसिपल दैट इज व्हाट इट इज, इन प्रिंसिपल। आगे जाके ये बाद में जाके ब्लेम गेम करना, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट थिंग। रही बात ये कि क्या नहीं मिले, मैं आपको एक और बात बताता हूं। एक मिनट है, एक मिनट है सर, वेरी क्विकली जस्ट एडिंग, तो फिर ये बैरिस्टर सैफ आपके ख्याल में उन्होंने ये अपनी जाती हैसियत में ये बयान दिया? मुझे नहीं मालूम बैरिस्टर सैफ ने किस बेसिस पे ये किया है, क्या चीज़ की है, क्या कुछ हुआ था, क्योंकि ये जो चीज़ें थी इसका मुझे भी इल्म नहीं है। इसमें बहुत सारे हमारे जो सेकेंड टीयर या थर्ड टीयर लीडरशिप थे, वी डिड नॉट नो अबाउट व्हाट इज हैपनिंग, वी वर नॉट टोल्ड अबाउट व्हाट इज द प्रोग्राम, वी वर नॉट टोल्ड अबाउट। सो वहाँ पे एक जो प्रॉपर प्लानिंग थी, हमें इतना पता था कि हमने करना है पुरअमन, वो करना है, और हम सब लोगों ने पुरअमन ही रहे। मैंने तकरीबन G13 G12 ऑनवर्ड्स या G11 ऑनवर्ड्स मैंने देखा है, किसी के पास मैंने कोई नहीं देखा। जो मशीनरी की बात कर रहे हैं, मैंने किसी मशीनरी को ये नहीं देखा कि वो आ रही है, और ये हुकूमत की मशीनरी की बात करूँ, KP की मशीनरी मैंने नहीं देखा। नंबर 2, मैं अगेन इस पे हाथ रख के कहता हूँ, मुझे रिपोर्टर्स ने फ़ोन किए, मुझे कहा, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ये रात की बात थी, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप लोग कुछ करें, आप वहाँ पे जो डी चौक वाले जो कंटेनर हैं उनके अंदर 16 लाशें उन्होंने छुपा के रखी है। कहते हैं मेरे हमने वो वीडियो आपने देखा होगा जिसमें 3 लाशें दिखाई गई हैं, वो उस जगह पे है, वो चीज़ उन लोगों ने वो कॉन्फिस्केट किया। मुझे नहीं मालूम इन चीज़ों का, लेकिन मुझे एक चीज़ मालूम है। देखिए एक चीज़ मालूम है, फायरिंग वहाँ हुई है। वहाँ पे ये याद रखें, अगर आप मुझे कहते हैं ये पेम्स के अंदर है या पॉलीक्लिनिक के अंदर है सारी चीज़ें, मुझे मालूम है कि वो लोग मुझे सच नहीं बताएंगे, इस हुकूमत के होते हुए सच नहीं बताएंगे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मैं आपको एक मिसाल सर क्विकली एक मिसाल देता हूँ। 2011 में नॉर्वे में एक टेररिस्ट अटैक, एक आदमी सिंगल हैंडेडली टेररिस्ट अटैक करता है प्राइम मिनिस्टर की बिल्डिंग पे, और उसके बाद जाके वहाँ पे एक समर कैंप होता है, उधर अटैक करता है। उसका प्राइम मिनिस्टर, सब कहते हैं कि इसने गलत किया, उसका प्राइम मिनिस्टर कहता है मैं तब भी इस पूरे वाक़े की पब्लिक हियरिंग करवाऊंगा ताकि मुझे पता चले कि कोई ऐसी चीज़ हुई थी कि जिसमें हमारी तरफ से कोई कमी हुई हो। और एंड में पता चला था कि वो पहले से उनको पता था कि ये चीज़ होने वाला है, बट दे डिड नॉट टेक अ नोटिस ऑफ दैट। मैं ये समझता हूँ ये इट वॉज अ प्री प्लान्ड कोल्ड ब्लडेड मर्डर। बिलाल साहब, मुझे तो ये पता है जी कि 71 लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के एहलकार सिर्फ इस्लामाबाद में रेंजर्स ऑफ पुलिस के ज़ख्मी हुए, जिसमें से 52 सिर्फ गुज़िश्ता रोज़ हुए, और उनमें से 27 ऐसे हैं जिनको फायर आर्म इंजरीज़ हुई हैं। तो फायरिंग तो हुई है, और फायरिंग सिक्योरिटी एहलकार पे इनकी तरफ से हुई है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वेपन्स भी कॉन्फिस्केट की गई हैं प्रोटेस्टर्स की तरफ से। देखिए दूसरी बात ये जो प्री प्लान वाली बात है,
ये अब हर दफ़ा हमने आपको कहा था कि आप इधर आएँ और ये एहतजाज करें, और बिल्कुल आप सर आप पहले वैसे क्यों नहीं, ये तो सवाल बनता है सर कि अगर इतना ही सर कि अगर आपने रोकना ही था तो आप पहले रोक लेते। इस्लामाबाद तक आप लगा के जैसे आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते क्राउड को, और यहाँ आके आपने मैं आपको बताता हूँ जी। देखिए मौलाना साहब का भी सर यही बयान है। देखिए अरफा साहब, मैं इस बात से इस हद तक बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि यहाँ तक तो इनको पहुँचना ही नहीं चाहिए था। तो सर कैसे पहुँचे इस तरह तशद्दुद करके पहुँचे। अब आप देखिए, और इनकी ख्वाहिश थी सर, तो वहाँ तशद्दुद आप लोग मतलब के रोक नहीं सके आप लोग, बट इस्लामाबाद में आ गए तो यहाँ भी वही तशद्दुद करने वाले थे। कहीं ना कहीं तो देखिए वहाँ पे भी कोशिश की, रोका, मगर अब आप अगर फायर आर्म्स इस्तेमाल कर रहे हैं, अब टीयर गैस, इट वाज अ सक्सेस फॉर द गवर्नमेंट। नहीं, देखिए इट वाज इवेंचुअली अ सक्सेस इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग कि लॉ एंड ऑर्डर प्रिजर्व हो और लाइफ बैक टू नॉर्मलसी जाए और लॉस ऑफ लाइफ ना हो। मगर ओवरऑल देखा जाए तो पिछले 3-4 दिन के वाकयात इज्तिमाई तौर पे अफसोसनाक है, मतलब कि ये होना ही नहीं चाहिए था, और इसमें पीटीआई की मुकम्मल जिम्मेदारी है। देखिए ये इससे बिल्कुल जी नहीं, हुकूमत की कोई जिम्मेदारी नहीं जी, माजरत के साथ इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर एक बदमाश और दहशतगर्द सीएम रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करके हर तीसरे हफ्ते इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेगा, सर तो आप मुझे आपने सवाल किया, मुझे अलाउ नहीं, और कहेगा हम जिहाद पे चल रहे हैं, हम कफन बांध कर आ रहे हैं और अब इमरान खान को रिहा किए बगैर नहीं उठेंगे, और लोगों को आप उकसाते हैं और हर दफा आप आगे करते हैं। और वो बुशरा बीबी जो घरेलू खातून थी, आज इनको लीड कर रही थी, और उनके कहने पर इमरान खान के ऑर्डर्स के बरक्स इनके अपने मुताबिक डी चौक तक आ गए, और जो कल जितना नुकसान डी चौक तक हुआ संजानी पे जाने के बजाय जहां पे बात चल रही थी, उसके बाद जो हुआ उसकी वो भी जिम्मेदार हैं, वही बुनियादी तौर पे जिम्मेदार हैं। तो आप उसके बाद ये कहें आपने कानून भी तोड़ना है, आपने अपनी कुरम की जिम्मेदारी से भी सबकदोश करके यहाँ पे आना है। अगर मॉडल टाउन मैसेकर की इंक्वायरी हो चुकी होती आज ये ना होता। क्यों? दैट वाज अ प्रोटोटाइप जस्ट लाइक जुलियन वाला बाग ट्रेजेडी। और ये अभी क्या हुआ है, अभी इस्लामाबाद में ब्लू एरिया ट्रेजेडी, दिस वाज मैसेकर, दिस वाज नथिंग शॉर्ट देन अ मैसेकर by the government of Pakistan Muslim League Noon. They are 100% responsible for killings. Number 2, जिन पुलिस वालों को गोली लगी है, I would like to get them कर लें, क्योंकि उनका एंट्री वुंड हो सकता है पीछे से आया हो, इनके अपने लोगों ने पीछे से फायर किया हो। शुक्रिया नाज़रीन, आप दोनों मेहमानों के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, we'll be right back। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज था 24 नवंबर को शुरू हुआ। गुज़िश्ता रात पुलिस और रेंजर्स के ऑपरेशन के बाद ख़त्म किया गया। इस पे अब हम बात करेंगे मोहम्मद ज़ुबैर उमर साहब से, साबिक गवर्नर सिंध हैं, वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं। वेलकम टू द शो ज़ुबैर साहब। ज़ुबैर साहब, वेरी अनफॉर्चुनेट हम कह सकते हैं अफसोसनाक वाक़या था। एहतजाज हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, हुकूमत ने गुफ्तगू करने की भी कोशिश की, कामयाब नहीं हुए मुज़ाकरात, और फिर उनको वहाँ से उठाया गया। सर क्या सियासत की का फेलियर कहें, क्या कहें इस सारे वाक़े को? आई मीन आफ्टर ऑल आपने तो काफ़ी वक्त गुजारा है एज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इन ऑपोजिशन। कोई पहला तो एहतजाज था नहीं इस्लामाबाद में, आपने तो बहुत ऐसे देखे होंगे। आई थिंक इट वाज यू कैन से, हम सब कह सकते हैं टोटल कोलैप्स ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम हमारा। इसमें ये किसकी जीत हुई और किसकी हार हुई कतई नज़र, लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने सारा ये सब देखा, घरों पर बैठ के देखा, और उनके लिए पाकिस्तान का इमेज, और दुनिया ने देखा और उनके लिए पाकिस्तान का इमेज कोई अच्छा नहीं गया। पाकिस्तान ऑलरेडी कोई अच्छा इमेज नहीं था, पाकिस्तान की रेपुटेशन आजकल काफ़ी ख़राब और वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड है। जो वाक़यात KP में और बलूचिस्तान में होते रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, पाकिस्तान में पॉलिटिकल पोलराइजेशन के हवाले से, एंड टू टॉप इट ऑल ये जो सब हुआ, जिस तरह से हुआ, क्रैकडाउन हुआ, जिस तरह से लोग भागे उस क्रैकडाउन से बचने के लिए, फिर अरेस्ट हुए उनके, उससे पहले पकड़ धकड़ हुई, और तमाम चीज़ें मिला के आई थिंक इट लेफ्ट अ बैड टेस्ट। और पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में एक वन ऑफ द लो मोमेंट्स है
मेरा ख्याल है आप जिस तरह से भी देखें, क्योंकि एक तो हकीकत है आरिफा कि हम उस पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं जो कि दैट इज़ द ओनली फेडरल पार्टी इन पाकिस्तान, जिसके सपोर्ट में सबसे बड़ा लिबरल तबका भी फार बहुत बड़ी मेजॉरिटी के तहत उसको सपोर्ट करता है, और जो फार राइट के इलिटरेट एक क्राउड है जो जिनको रिलीजन का बहुत ज़्यादा फेवर होता है, वो भी ओवरवेलमिंग अंदाज में सपोर्ट करता है। एक अर्बन मिडिल क्लास का एक बहुत बड़ा तबका मेजॉरिटी वो उसको सपोर्ट करता है, और उनकी प्रेजेंस और मैसिव सपोर्ट हर एथनिक तबके में है, चाहे वो महाजिर हैं, चाहे वो पंजाबी हैं, चाहे पख्तून हैं, चाहे बलोची हैं, चाहे सिंधी हैं। सो इट्स अ यूनिक फिनोमेना। तो उसको उस पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप क्रश करने की कोशिश करेंगे, इट इज़ समथिंग सिमिलर टू ट्राइंग टू क्रश द जो बंगाली नेशनलिज्म को रिप्रेजेंट करती थी अवामी लीग, ये सोच के कि उसको क्रश करके हालात ठीक हो जाएंगे। तो वो जो आपने क्रश तो कर दिया, उनको भगा भी दिया वहाँ से, और पता नहीं कितने अरसे तक वो शायद डर के और चुप के बैठे रहे, लेकिन क्या वो सोच जो आइडियोलॉजी वो कैरी करते हैं उसको ख़त्म कर दिया आपने? डेफिनेटली नॉट। द अदर नेगेटिव जी फरमाए सर। द अदर नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस इज़ के वो हारने के बाद और डिप्रेस होने के बाद जो पीटीआई का जो सपोर्टर वहाँ मौजूद था, और लाखों करोड़ों जिनको ये फॉलो किए उन्होंने न्यूज़, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पाकिस्तान से बाहर जो उनका है, उनके लिए जो हेटेड है अगेंस्ट द प्रेजेंट रूलिंग एलीट वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इफ़ ऑलरेडी ज़्यादा नहीं थी तो अब और ज़्यादा वो होपलेसनेस की सिचुएशन आ गई है कि जी इसका मतलब है इस मुल्क में आप कुछ सोच ही नहीं सकते, कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, और हालात शायद ऐसे ही अब हमें एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। Zubair sir, but you know, just for the sake of this thing, दोनों साइड से, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या हुकूमत, इसको बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता था बहुत। क्या आपके ख्याल में दोनों तरफ इनफ्लेक्सिबिलिटी थी? क्या वजह बनी दैट इट गॉट टू दिस? एक तो पीटीआई की जो एटलीस्ट सामने से तो ऐसे ही लगता है, लुकिंग फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट नोइंग एग्जैक्टली कि इंटरनल उनकी क्या प्लान था, बट ऐसे लगता है कि उनके पास कोई प्लान नहीं था, और एक बस एक नारा लगाया कि जी 24 नवंबर को जाना है और अपनी डिमांड्स मंजूर करानी है। उसकी जो एग्जीक्यूशन थी, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन थी, वो एक्सट्रीमली पुअर थी। वो उनको लीड बुशरा बीबी कर रही थी बड़े एहतराम के साथ। उनको कोई पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं है, वो उनके पास कोई पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं है कि जी कैसे सिचुएशन को मैनेज करते हैं और किस तरह से लीड करते हैं। एंड वाई शी डिसाइडेड टू कम टू डी चौक फॉर एग्जांपल। मतलब कोई ऑब्जेक्टिव होता है ना कि अगर हम वहाँ जाएंगे तो ये ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, अगर कहीं और बैठेंगे तो वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। और फिर वेयर वॉज द लीडरशिप, वेयर वॉज द पीटीआई लीडरशिप? हार्डली, मतलब मैंने तो नहीं देखा ज़्यादा कोई पीटीआई लीडरशिप नज़र। गंडापुर साहब बिल्कुल जाहिर है, और जो खातून हैं वो तो नज़र आई ओवर अ पीरियड ऑफ 2 days, बट द रेस्ट ऑफ द लीडरशिप वेयर वॉज इट? अली मोहम्मद कहाँ थे? चंदाना गुलजार कहाँ थी? बैरिस्टर गौहर कहाँ थे? मैं बात कर रहा हूँ सलमान अकरम विद इन दी पब्लिक, क्योंकि आपने उनका जोश करवाना होता है, आप उनको वो करवाना चाहते हैं कि जी ये हम आपके साथ हैं, और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, पता नहीं कितने दिन बैठेंगे, और इतने मुश्किल हालात में बैठेंगे जहाँ इस्लामाबाद में रात गुजारना कोई आसान काम नहीं है। और वो ज़्यादातर जो थे वो गरीब तबके से उनका ताल्लुक था, क्योंकि घरों में होटलों में जाके रह नहीं सकते थे। सो आई थिंक इट वाज ऑल इन ऑल पीटीआई का तो फेलियर था। और सबसे बड़ा फेलियर आरिफा जो था पीटीआई की लीडरशिप का, वो ये था कि वो उन्होंने इतना मैसिवली अंडर एस्टिमेट किया हुकूमत के जज्बे को, और जिस जनून से वो क्रैकडाउन करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आपके पास 2.5 साल का एक्सपीरियंस था, आप 2014 को क्यों देख के गए थे कि जी हम बैठे रहेंगे 126 दिन कुछ नहीं होगा? आपको पता था कि मोहसिन नकवी जो हैं या हुकूमत वक्त है वो हर हद तक जाएगी इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। उन्होंने बार बार वॉर्न भी कर रहे थे, 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे। जाहिर है स्टेट के सामने आपने लोगों को जाके खड़ा कर दिया, जबकि स्टेट पूरी तरह से अपनी कुव्वत का मुजाहरा करने के लिए तैयार हो,
तो वो तो मेरा ख्याल है आपकी पॉलिटिकल बिल्कुल ठीक लैक कर रही थी आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं ज़ुबैर साहब से। इस तजुर्बे के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो फिर हिम्मत नहीं करेगी दोबारा कोई एहतजाज करने का इस्लामाबाद में। आपके भी ख्याल में ये अब मसला हुकूमत ने अपना ये बिकॉज ऑब्वियसली हुकूमत के लिए एक हेडेक थी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, they've been able to address this? दो चीज़ें हैं मेरे ख्याल। आप एक चीज़ जो मेरा असेसमेंट है कि नॉट ओनली दैट कि इसने फॉर नाउ एटलीस्ट फॉर फ्यू मंथ्स तो बिल्कुल पीटीआई की लीडरशिप को मायूस कर दिया होगा कि जी वो अगला कदम ना उठाएं इस किस्म का, लेकिन उसके साथ साथ आप ये ना भूलें, जो मेरा अपना असेसमेंट है कि इन द कमिंग डेज we could see very serious crackdown on the PTI leadership, जिसमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के सब शामिल होंगे। और ये पोस्ट 9 मई वाला एक दोबारा से रिपीट हो सकता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा विशेष हो सकता है, बिकॉज कुछ हुकूमती लोग हैं जिनसे मेरी बात हुई है, वो कहते हैं कि ये वो है कि अब हमने इसको हमारे पास एक मौका मिला है कि हम जो 9 मई का एजेंडा कंप्लीट नहीं कर सके थे 9 मई के बाद, अब हमें इसको करना है ताकि ये बिल्कुल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। सो वो कोई चीज़ चांस पर नहीं छोड़ेंगे कि जी शायद पीटीआई वाले इतनी हिम्मत ना हो, शायद वो ना आए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो उसको फ्री स्पेस नहीं देंगे, वो उसको अच्छा माहौल नहीं देंगे पीटीआई को। सो एक ब्रूटल क्रैकडाउन वन कैन एक्सपेक्ट दैट। बिल्कुल सही। अब सर, तो आप यू थिंक कि अब जो आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान इमरान खान साहब के केसेस हैं या जो लाहौर में उनके कुछ प्रिजनर्स वगैरह हैं, इनको भी अब कोई किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिलेगा कोर्ट से भी? मुझे तो नहीं लगता कि कोई रिलीफ मिलेगा। अगर मिलने का कोई चांस था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। एक नई जद्दोजहद का आगाज़ करना पड़ेगा पीटीआई को, और पीटीआई के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं है कि वो उस जद्दोजहद का आगाज़ दोबारा से करें, जो अपने जो लाखों करोड़ों सपोर्टर्स हैं उनका मोराल कैसे वापस लेके आते हैं। जो वो बिल्कुल मायूस होकर बैठ गए, तो मतलब आई नो पीपल जो इतने जियाले हैं और जो कि पिछले 8-10 साल से हर दफ़ा निकलते रहे हैं, हर मुश्किल फेस करते रहे हैं और सक्सेस नहीं भी मिली तो यहाँ से खुशी खुशी वापस चले गए, और मुझे पर्सनली पता है कि वो रोते हुए वापस गए हैं। सो उनका जो मोराल है, एक पॉलिटिकल पार्टी तो होती वर्कर्स के बेसिस पर है, सपोर्टर्स के बेसिस पर है, और पूरी दुनिया में उनके जो वर्कर्स और सपोर्टर्स है हाउ उनको लिफ्ट करते हैं। ज़ुबैर साहब, आपकी जो बात से लग रहा है कि अगर एक और क्रैकडाउन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे आ रहा है या आ सकता है जैसे 9 मई का, तो दैट विल देन प्रोवाइड अ लॉट ऑफ स्पेस टू द गवर्नमेंट। उनके लिए हम कह सकते हैं कि देयर इज अ पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी, सो कॉल्ड स्टेबिलिटी, बिकॉज वो नज़र तो स्टेबिलिटी ही की सूरत में आता है। जब विशेष क्रैकडाउन होता है तो कहीं से आवाज़ नहीं आ रही। 9 मई के बाद तो हमने कोई स्टेबिलिटी नहीं देखी, लेकिन 9 मई के बाद वो बहुत से लोग हुकूमती अहदेदार फील करते हैं कि जी उस वक़्त के बाद एक प्रॉब्लम ये था कि इलेक्शन होना था, और इलेक्शन का एक माहौल था, पूरी दुनिया हमें देख रही थी, और उसमें उनका ख्याल था कि जी इनको इतनी मार पड़ चुकी है, ये इतने ख़त्म हो चुके हैं कि इलेक्शन होगा फरवरी 8 का, तो उसके बाद ये वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। PMLN जेन्युइनली जीत जाएगी, PPP सिंध में जीत जाएगी, एंड इट विल बी ऑल ओवर फॉर PTI। बट टू देयर टोटल सरप्राइज वो पता चला कि वो तो PTI जीत गई है। तो वो एक ऐसा बड़ा मोमेंट पीटीआई के लिए आया कि पीटीआई वाज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। एक फीलिंग आपकी होती है कि जी हमने वो मार्का सर कर लिया जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल था और हुकूमत के लिए बड़ी मायूसी की बात थी। तो वो जो थोड़ा सा चांस है, विंडो है, वो अब नहीं देंगे। मेरा अपना ख्याल ये है कि बहुत विशेष क्रैकडाउन होगा और वो स्टेबिलिटी के नाम पर ही होगा कि जी पाकिस्तान में हमने मुल्क को आगे लेके जाना है, मईशत को आगे लेके जाना है, फॉरेन इन्वेस्टर्स को यहाँ लेके आना है। लेकिन ये इजी सेट देन डन है, इतना आसान नहीं होगा हुकूमत के लिए। लेकिन बिल्कुल अगर हम देखें कि 24 नवंबर से पहले की जो सिचुएशन थी और आज की सिचुएशन है वो हुकूमत के फेवर में। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन आज के लिए ही, विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।